बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप। बिलावल हाउस की हिफाजत के लिए बनाई गई दीवार तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक नया क़िज़िया। तहरीक इंसाफ का स्टैंड बहरहाल उसूली है। फौज मेरे साथ है और फिक्रमंद भी। परवेज मुशर्रफ ने बयान देकर खलबली मचा दी। फौज की खामोशी मामले को मजीद पुरस्कार दो आतिशा कर रही है। बल्दियाती मारकाराई में एक नया मोड़ आ गया। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती कानून में तरमीम को गैर आईनी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का जोम अक्सरियत बेआबरू और MQM के सारे हौसले पलट आए। अफगानिस्तान में तालिबान का एक बार फिर कब्जा होने को है। अमेरिका के 16 खुफिया इदारों ने रिपोर्ट दे दी। कौसार बाकी, अफगान बाकी। सादा लोह, दरवेश सिर्फ और कनात पसंद सदर मुमलकत की फोटो कौम को 15 लाख रुपए में पड़ गई। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान बिलावल हाउस के गिर्द बनाई गई हिफाजती दीवार की मिसमारी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जैसा कि आपके इल्म में है कि इतवार को पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान कराची क्लिफ्टन के इलाके बोर्ड बेसन में झड़पें हुई। डंडा, पत्थर, थप्पड़ और घूसा सब चला। इन झड़पों के बाद पुलिस की जानिब से मुजाहिदीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज हुआ और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। कारकुनों के दरमियान ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी गई और अब ये लड़ाई लीडरों की सतह पर समाजी राब्तों की वेबसाइट्स जैसा कि ट्विटर एक मिसाल है पर लड़ी जा रही है। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने PTI के हैशटैग के साथ ट्वीट की कि दहशतगर्दों का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। एक और ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने कहा कि PTI के कारकुनान लाठियां और असलहा साथ लाए थे और उन्होंने PP के जियालों पर हमला किया। जो कारकुन शहीद बेनजीर भुट्टो को बचाने के लिए खुद को बमों के सामने ले आए थे वो जीन्स में मिनी तालिबान से नहीं डरते। PTI बिलावल हाउस की दीवारें हटाना चाहती है ताकि तालिबान मुझे मार सके। बिलावल भुट्टो की बहन आसमा भुट्टो ने ट्वीट में लिखा है कि बनी गाला में इमरान खान के मकान की जानिब जाने वाली सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद है और PTI वाले इस सड़क को इंसाफ एवेन्यू के नाम से पुकारते हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बहुत शर्मनाक बात है कि जागीरदाराना सोच और विरासती सियासी जमातें अपने रहनुमाओं को इस बात की इजाजत देते हैं कि वह सरकारी अमलाक को जाती जरूरियात के लिए इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान कश्मकश में शिद्दत बिलावल भुट्टो की तरफ से बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर किए जाने वाले खिताब के बाद देखने में आई है, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। गद्दों की हमायत के लिए बहाने मत बनाओ बुज़दिल खान। हकीमुल्लाह मसूद की हलाकत के गम में नेटो सप्लाई बंद कर रहे हैं। आप सुनामी नहीं हो। 4 लोटों में पानी डाल दिया जाए तो वो सुनामी नहीं हुआ करता। बिलावल भुट्टो मुल्तजिम हैं कि इमरान खान दरअसल तालिबान के हमदर्द हैं और उन्हें सियासी मुआवनत फराहम कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी तालिबान को मुल्क का दुश्मन समझती है और इसीलिए वो तालिबान के निशाने पर हैं। जैसा कि अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि बिलावल हाउस के हिफाजती हसार को खत्म करना दरअसल तालिबान को उन तक बासानी रसाई देने की कोशिश है। मुमकिन है बिलावल भुट्टो की बात दुरुस्त हो, मगर सवाल यह है कि सियासत और इंसानी खिदमत कब से जां अफजा खेल हो गया। ये तो वो मार का इश्क है जिसमें पहली बाजी लगती ही जान की है। इसमें इस मैदान इश्क के सवारों को खलील की तरह आतिश नमरूद का इंतखाब करना पड़ता है, मूसा की तरह मसलूब और हुसैन की तरह करबला खुद सजाना पड़ती है। ताज़ा मिसालों में खुद बेनजीर भुट्टो हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। अगर उनके वारिसों को अपनी जान इतनी प्यारी है तो फिर कोई और काम कर ले। इसके बावजूद देखना यह है कि क्या सिक्योरिटी के नाम पर अवामी मुश्किलात में इजाफा सिर्फ बिलावल हाउस ही कर रहा है या आवे का आवा ही महवे रक्स है। हमारे साथ है तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली जनाब आरिफ अलवी, जो बिलावल हाउस की दीवार गिराने की मुहिम को लीड कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर हैं। आरिफ अलवी साहब, आपसे शुरू करते हैं कि कौन कौन सी दीवारें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिराएगी? यहाँ तो जिसका जहां बस चलता है दीवारें खड़ी कर लेता है, GOR से लेकर डिफेंस के इलाकों तक हर जगह यही सूरत हाल है। हुजूर वाला, मैं आपसे पहले ये अर्ज़ कर दूं कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला है। आप बाकी दीवारों का ज़रूर मुझसे सवाल कीजिएगा, मगर मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का इशू उठाया नंबर 1। नंबर 2 ये कि किसी बयान में किसी अंदाज से किसी जगह पर मैंने नहीं कहा कि बिलावल हाउस के हवाले से कोई हमें ख़तरा है या बिलावल हाउस की सिक्योरिटी को कम किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे सारे बयानात देख लिए, कम से कम 50 इंटरव्यूज़ मैंने दिए, उसमें मैंने बार बार कहा है
कि जनाब आसिफ जरदारी साहब वहाँ रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी एज एक्स पाकिस्तान प्रेसिडेंट हमें भी उतनी ही अजीज़ है जितनी हर शख्स की सिक्योरिटी अजीज़ है, उनकी ज़्यादा ही, क्योंकि वो एक्स प्रेसिडेंट हैं। बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, उनकी सिक्योरिटी हमें उतनी ही अजीज़ है। कोई बयान आप मुझे मेरा दिखा दीजिए, पिछले दिनों में 50 इंटरव्यूज़ दिए इन द बिल्डअप टू दिस। लिहाजा ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला है। अगर मुझ पर यह ताना दिया जाए कि फ़लानी दीवार भी है, फ़लानी दीवार भी है, फ़लानी दीवार, मैं उसको भी एक बड़े पैमाने पर किसी पार्टी के लोगों से गुफ्तगू हो सकती है। आ जाइए अब इस बात पर कि हुआ क्या। हमने ये सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वो रशारा खुलनी चाहिए। देखिए बिलावल हाउस की सिक्योरिटी के बहुत सारे तरीके हैं, ये खुद इनकी तजवीज़ इन्होंने कोर्ट में दी है कि जी हम अपनी दीवारों को, अंदर की दीवारों को रीइंफोर्स करेंगे। ज़रूर 175 दिन हो गए, हमने मैंने ख़त लिखा, मैंने नेशनल असेंबली में, कुछ लोग कहें कि जी असेंबली में क्यों बात नहीं की, मैंने नेशनल असेंबली में 4 सवाल रखे, उसको एक्स प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी से लिंक किया। जब जरदारी साहब सदर थे, जब मैंने प्रेसिडेंट के हवाले से सवाल किया, जब वो सदर नहीं रहे तो एक्स प्रेसिडेंट, ताकि ये सेंटर का भी मामला बन जाए। एक कानूनी चीज़ मैंने कही कि एक्स प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के हवाले से जो आवाम को मुश्किलात सड़क पर हो रही हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सड़क खुलनी चाहिए, उससे इनको भी इत्तेफाक है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये कि सिंध हुकूमत ने 3 महीने 175 दिन हो गए, सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जनाब ये सड़क खुलनी चाहिए और सिक्योरिटी के इंतजामात आप बेहतर कीजिए, वो सड़क नहीं खुली। मैंने जनाब ख़त लिखे गवर्नर साहब को, मैंने चीफ मिनिस्टर को ख़त लिखा, प्रोविंशियल असेंबली में ये बात मूव करने की हमारे लोगों ने कोशिश की, मैंने कमिश्नर को, आईजी को, सबको खतूत लिखे। मैं जो सिर्फ प्रोटेस्ट किया वो इस वजह से एहतजाज करना पड़ा। अलवी साहब, मैं आपकी तरफ नहीं, मैं तो आऊंगा। आपको कह रहा हूं, पटेल साहब बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुन रहे थे, मैं आपको करवाता हूं। जरूर पटेल साहब, ये तमाम बातें बड़ी माकूल में जाहिर हो रही हैं। अगर सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला था, आप खुद अमल कर लेते, ये मामला इतना बिगड़ता ही ना। उसामा, बहुत शुक्रिया। ये मामला सिंध हुकूमत का है और बिलावल हाउस और सिंध हाई कोर्ट के दरमियान इस पर बातचीत भी जारी है। मुझे ये हैरत है कि आउट ऑफ नोवेयर कहीं से अचानक जो है वो मेरे मोहतरम अलवी साहब मुंतखब रुकन हैं और इनके हल्के में, इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं कि 100 से ज़्यादा मकामात ऐसे मैं इनको दिखा सकता हूँ जो आर्जी तौर पर नहीं, मुस्तकिल तौर पर, जैसे अमेरिकन एम्बेसी, बरतानवी एम्बेसी की वजह से मुस्तकिल रोड तौर पर गलियाँ जो है डेड एंड कर दी गई, वो इन्हीं की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। 100 से ऊपर मकामात हैं। लेकिन अचानक से एक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इन्होंने दूसरे दिन हैंड बिल बांटा कि जॉइंट द डिमोलिशन ऑफ बिलावल हाउस वॉल। तो आप देखिए कि इलेक्शन में हम जा रहे थे, आखिरी रोज़ था फॉर्म भरने का, हमारा वर्कर, पीटीआई का वर्कर निचली सतह पर एक दूसरे के करीब आ रहा था। ये अचानक से जब जॉइंट द डेमोलिशन ऑफ बिलावल हाउस वॉल करेंगे, तो मैं इनसे ये कह रहा हूँ, अभी इन्होंने खुद जिक्र किया कि मैंने सीएम को ख़त लिखा, मैंने गवर्नर को, मैंने कमिश्नर को, तो भाई आप उन्हीं के सामने, वो पावर हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पर आप मुजाहरा कर लेते। ये आप नई स्ट्रेटजी या नया एक चैप्टर क्या या नई मुतारिफ चीज़ करा रहे हैं कि लीडरान के घरों पर आप घेराव करेंगे या दीवारें गिराएंगे। तो अलवी साहब, ये खुदा के वास्ते फिर आपका, मेरा, किसी का, खान साहब का, किसी का घर इससे महफूज नहीं रहेगा। ये कोर्ट का काम है, उन्हें करने दें। और जिस सड़क की आप कर रहे हैं, ब्लॉक 2 वाली बात जो चाइना टाउन को जाती है, वो एक साइड से खुली हुई है, तो ये कोर्ट का काम है, आप उनको करने दें। आप और मैं अगर डंडा लेके कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराना शुरू कर देंगे तो कोर्ट के बहुत सारे ऐसे अहकामात हैं कि जिन पर आप अमल दरामद नहीं करा सकते। ये ऐन वक्त पर, ऐसे वक्त पर जब हालात बहुत अच्छे थे, सियासी वर्कर्स को आपने बेकार में जो है ना गुत्थम गुत्था करा दिया। आपके हल्के में और बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बहुत सारी सड़कें बंद हैं। साहब के अदालत का अहकाम, अगर हुक्म है तो अदालत उस पर अमल करवाए, पुलिस है, दीगर इदारे हैं, वो अमल करें। एहतजाज रास्ता नहीं है, माहौल खराब होगा। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई ने ये बात कही कि कोई पैम्फलेट हमने बांटा जिसमें लिखा हुआ था डिमोलिश बिलावल हाउस वॉल। बिल्कुल इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा है तो ये एक बात उसमें से मिस कर गए। उसमें लिखा था जो इलीगल वॉल है, इलीगल का लफ्ज़ मैंने ख़ास तौर पर डाला। अच्छा, ये बिलावल हाउस की वॉल कहलाती है, इसके बिलावल हाउस की अपनी दीवार होगी कोई, उसके बाद 2 बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। अच्छा, हमने उस पर इलीगल वॉल लिखा, बिलावल हाउस की अपनी दीवार इलीगल नहीं है, तो ये पैम्फलेट को भी गलत कोट कर रहे हैं। नंबर 1।
नंबर 2 ये कि इनके लीडरान को मैं बार बार कहता रहा, मेरी शर्जील मेमन साहब से भी फोन पर बात हुई और मैंने उनसे कहा कि देखो मेरे भाई, हमने प्रोटेस्ट बिलावल चौरंगी पर करना था, मगर पीपल्स पार्टी के लोग उस दिन पहुंच गए, आधा रास्ता खुल गया, पीपल्स पार्टी के लोग पहुंच गए, मैंने एहतियात की, मैंने वहां पर भी उनके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं किया, पुलिस तमाशा देखती रही, हमें धक्के पड़े, मेरे एमपीओ को खूब धक्के पड़े और पुलिस हंसती रही। अच्छा, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया कि पुलिस के ऊपर कोई तकिया नहीं हो सकता। दूसरे दिन हमने पॉइंट पर एहतजाज करने की नियत की, क्योंकि ये चौरंगी ब्लॉक हो गई, हम उससे दूर हट गए, पॉइंट पर पीपल्स पार्टी वाले लोग पहुंच गए। फिर मैं बोटिंग बेसिन जो 1.5 किलोमीटर दूर है बिलावल हाउस से, और मैं बार बार ये कह रहा हूं, टेलीविजन पर कहा, इनसे कहा कि भाई बिलावल हाउस तुम क्यों लोगों को लड़वा रहे हो, ये कह करके भाई बिलावल हाउस सेक्रेट है, हमारा काबा है। यकीनन आप सियासी काबा, सियासी सिलसिले, मुझे सब मंजूर है, मैंने तो बिलावल हाउस का बिलावल हाउस की सिक्योरिटी की कभी बात नहीं की। फिर मैं आपको बताऊं, मैंने सुबह से इनको फोन करना शुरू किया कमिश्नर साहब को कि देखो पीपल्स पार्टी के लोगों को इरिटेट किया गया है, इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं है, हम लोग निहत्ते हैं, एक सड़क ब्लॉक करो ताकि ये वहां पर नहीं आए। वहां मैं पीसफुल खड़ा था। जनाब, ये आपने जो बात कही ना कि ये आपस में झगड़े हुए, गलत बात है, ये हमें मारा गया। मैं आपको बताता हूं, जो अगर टेलीविजन फुटेज मौजूद है तो देखिए, टेलीविजन फुटेज मौजूद है, पीसफुल प्रोटेक्शन, औरतें बच्चे भी वहां मौजूद थे, और पीपल्स पार्टी के लोग, मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी का आम वर्कर बड़ा पुरअमन है, मगर ये कुछ हुलिगन्स आए, सिंध गवर्नमेंट की गाड़ियों में आए, उसमें से उतरे, सुने आप बात, नहीं उसमें से उतरे, कोई इश्तिहार नहीं दिलाया गया, उसमें से उतरे, उन्होंने लाठियों से मारा हमारे वर्कर्स को, फिर दुकानों को तोड़ा, और फिर हमारे वर्कर्स के पास क्या था, वहां से पत्थर उठाकर उन्होंने रिटेलिएट किया, और पुलिस तमाशा देखती रही, पुलिस एनकरेज करती रही, और जब हमारे वर्कर्स ने पत्थर से बचाव किया अपना, तो पुलिस ने हमें मारा। कह रहे हैं अगर पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो पुरअमन है, उसने इस तरह से किया तो उनको इश्तिहार दिलाया गया। अब्दुल कादिर पटेल साहब, क्या जरूरत थी वहां पर इस तरह से पीपल्स पार्टी के कारकुन आ जाते, अगर पुरअमन ने एहतजाज, और गलत कहते हैं पाकिस्तान। एक बात और कह दूं कि ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मुसल्लह थे। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई असलहा, कोई टेलीविजन वहां पर मौजूद था, कोई असलहा, ये गलत बात नहीं की जाए, गलत बात कहकर सब कुछ जस्टिफाई हो जाता है। पटेल साहब, जी पटेल साहब, मैं कहूँ उसामा, देखें, आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के वर्कर को जज्बाती किया गया, पूरा मीडिया गवाह है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमने किसी को वहाँ नहीं बुलाया, हमने किसी को बुलाने की कॉल नहीं दी। आप एक ऐसा हैंडबिल बांटेंगे, चले उसमें आपने ये भी लिख दिया हो कि इलीगल वॉल, आप खुद कह रहे हैं कि वर्कर्स ऑफ पीटीआई विल डिमोलिश द वॉल, इलीगल वॉल, बिलावल हाउस। अरे मेरे भाई, ये बेवकूफ की रागनी, बिलावल हाउस नहीं, कौड़ी, क्यों ऐसी बातें करते हैं अलवी साहब? देखें, और बहुत सारी चीजें करने को पड़ी, और आप कहते हैं कि हमारे लोग मुसल्ला नहीं थे, तो देखें 10 लोग हमारे जख्मी हैं जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनको भी लाठियां पड़ी, उनको भी मारा गया है, उनके पास भी वो भी डंडों से मारा गया है, हमारे लोग भी जख्मी हुए, गिरफ्तार हुए हैं। मुझे बताएं हाल क्या है? मेरी बात सुन लें, मैं आपके दरमियान में नहीं बोल रहा, एक गैर कानूनी दीवार है उसको हटा दिया जाए, नहीं हो जाएगा। मैं उसामा, ये कोर्ट डिसाइड करे कानूनी है गैर कानूनी है, कोर्ट अपने किसी हुकूमती इदारे के जरिए इसको डेमोलिश कराए या ना कराए, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल वर्कर, कभी मैं अलवी साहब की घर पे जुलूस लो के उनकी दीवार तोड़ूंगा, और कभी वो जुलूस लेकर मेरी दीवार तोड़ेंगे, इसमें वर्कर को तफर्रुका पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी किसी पर नहीं होनी चाहिए। ये गलत बात है बिल्कुल। और आप हमेशा ये बात याद रखें, अब रास्ता तो खुल गया है ना, आपका आधा जो प्रोटेस्ट था वो तो कामयाब रहा एक तरह से, आपकी आज ही तो डिमांड ही पूरी हो गई। अब क्या प्रोटेस्ट? सर, रास्ता पहले से खुला हुआ था भाई। मैं गलत कह रहे हैं, पहले से नहीं खुला हुआ था, मैं वाकिफ हूं, मैं तो वो देख रहा हूं ना, मैं तो प्रोटेस्ट कर रहा हूं। अच्छा देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, ये अभी भी वही बात कर रहे हैं कि जी बिलावल हाउस पर हमला करोगे, बिलावल हाउस की दीवार तोड़ोगे। नहीं तोड़ रहा भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, 5 दिन से कह रहा हूं कि बिलावल हाउस की दीवार को नहीं तोड़ना। जो इलीगल बिलावल हाउस की वॉल, कोर्ट के अंदर यही लिखा गया है कि जो इलीगल वॉल है उसको हटाया जाए, मैं उसी की बात कर रहा हूं। और अभी भी यही बात कर रहे हैं कि जब ये करोगे तो ये होगा, कैसे होगा यार मेरे भाई? हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं, कि चले आप कह रहे हैं कि मैं इलीगल वॉल को तोड़ने जा रहा हूं, चले आप इलीगल वॉल, आपने कौन सी नौकरी कर ली है इलीगल वॉल को तोड़ने की, या मेरी कौन सी नौकरी है इलीगल वॉल को तोड़ने की? मेरे भाई, मैं बता, देखिए मैं बता,
मेरी बात सुन लेना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जी प्रोटेस्ट करने का हमारा हक है। हमने बार बार कहा, अपने इश्तिहार में लिखा, इनको नहीं कर रहे थे। भाई साहब ये बताओ, मैं पेंट ब्रश लेकर जा रहा था, पेंट ब्रश से दीवारें तो माजरत चाहता हूं जी। आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो इस सारी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, अब्दुल कादिर पटेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर हमारे साथ थे। उनका कहना है कि पीटीआई को यह हक नहीं है कि वो खुद से ये दीवार गिराए, जबकि आरिफ अलवी साहब कहते हैं उन्होंने 12 कोशिश की, कई लोगों को खत लिखे, कौमी असम्बली में सवाल उठाया, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक गैर कानूनी दीवार है तो उसको गिराया जाना चाहिए। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। फौज मेरे साथ है और फिक्रमंद भी, परवेज मुशर्रफ ने बयान देकर खलबली मचा दी। फौज की खामोशी मामले को मजीद पुरस्कार दो आतिशा कर रही है। फौज मेरे साथ है और इसे गद्दारी के मुकदमे पर तशवीश भी है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने यह बयान देकर एक बार फिर खलबली मचा दी है। कल एएफपी से बात करते हुए परवेज मुशर्रफ ने दावा किया था कि पूरी फौज गद्दारी केस पर नाराज है और उनकी पुष्ट पर है। आज बीबीसी को इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने यह बात फिर दोहराई। जब परवेज मुशर्रफ से पूछा गया कि क्या फौज उनकी आखिरी उम्मीद है तो उनका जवाब था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे फीडबैक है और फौज के अंदर ग्राउंड लेवल तक सोच का पता है। फौज में तशवीश और फिक्रमंदी जरूर है। परवेज मुशर्रफ का कहना था कि फौज के अंदर राय जरूर ली जाती है, ताहम हतमी फैसला फौजी सरबराह करता है, तो मैं ये उन पर छोड़ता हूं कि वो क्या करते हैं। गोया जनरल कियानी ने कुछ नहीं किया, अब परवेज मुशर्रफ ने सारी उम्मीदें जनरल राहिल शरीफ से जोड़नी है। मगर सवाल यह है कि आर्मी चीफ आयन शिकन की हिमायत क्यों करेंगे। हकीकत यह है कि हुकूमत अब मुसम्मम इरादा कर चुकी है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आयन शिकनी का मुकदमा अंजाम को पहुंचा कर ही दम लेगी। पहले परवेज मुशर्रफ के वकील पेंडोरा बॉक्स खुलने की कहकर हुकूमत को डराते रहे, अब परवेज मुशर्रफ फौज की परेशानी का जिक्र करके हुकूमत के सीने में खदशात वसवसों का बीज बोना चाहते हैं। मगर क्या किया जाए कि अब पाकिस्तान बदल चुका है। सियासतदान किसी खौफ का शिकार होने को तैयार नहीं। सियासी रहनुमाओं में लाख इख्तिलाफात हों मगर आमरीयत के खिलाफ उनका मौक़िफ़ एक है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर आसिफ जरदारी की तकरीर उसका अमली नमूना थी। पाकिस्तान में सियासी कुव्वतों को लड़ाया जा रहा है और बिल्ला आके हमेशा दूध पी जाता है और आज एक बिल्ला फंसा हुआ है और वो पंजे नोच रहा है और कह रहा है कि जी अगर मुझसे कसूर हुआ तो मुझे माफ कर दो। आज बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पैगाम था कि गद्दारी केस की पैरवी करना भी गद्दारी के मुतरादिफ होगा। खुर्शीद शाह फौज से सवाल गो थे कि वो परवेज मुशर्रफ के बयान की वजाहत करे। कल तक अफवाहें थीं कि परवेज मुशर्रफ अलील वालदा की बीमार पुरसी के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं, मगर विफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने ऐसे किसी भी इम्कान को यह कहकर रद्द कर दिया है कि हुकूमत मुशर्रफ की वालदा को पाकिस्तान लाने के लिए खुसूसी तैयारा भेज सकती है। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की वालदा को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। आज उनका कहना था कि परवेज मुशर्रफ को हर हाल में अपने किए का जवाब देना होगा। अब हम चाहेंगे कि हम उन्हें अदालत में सुने। तारीख की अदालत ने तो उनके बारे में फैसला कर दिया है, अब कानून की अदालत में उन्हें जाना चाहिए और अपनी बात वहां करनी चाहिए। गद्दारी के मुकदमे के लिए खुसूसी अदालत कायम की जा चुकी है, जहां गुज़श्ता समात पर परवेज मुशर्रफ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हाजिर नहीं हुए थे। उन्होंने जिस रास्ते से अदालत जाना था उस रास्ते से बारूदी मवाद बरामद हुआ था। 1 जनवरी को फिर पेशी है और आज फिर उनकी रिहाइशगाह के करीब से बारूदी मवाद पकड़ा गया है। सवाल यह है कि क्या ये दहशत गर्दों की कारस्तानी थी या फिर परवेज मुशर्रफ के हमदर्दों की, जो गद्दारी के मुकदमे से उनकी जान छुड़ाना चाहते हैं। फौज मुशर्रफ के साथ हो तो क्या फर्क पड़ता है। परवेज मुशर्रफ के लिए आने वाले दिन कैसे होंगे, इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं साबिक सदीवी साथी जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी। राशिद कुरैशी साहब, क्या अगर वाकई फौज नाराज है इस मुकदमे की वजह से तो फिर नवाज शरीफ को हथकड़ियां लग सकती हैं? ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये कि फौज खुश नहीं है ये बात सही है और उसकी एविडेंस में कल इस्लामाबाद में रामादा होटल में कोई 200 के करीब सीनियर ऑफिसर्स, क्योंकि सर्विंग ऑफिसर्स को तो नहीं होना चाहिए उधर, मगर सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और वाइस चीफ और कोर कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स, वो जमा होंगे और वो प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के लिए इंसाफ
अगर ट्रायल होना है तो इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जहां नवाज शरीफ का नाम आ गया या बेनज़ीर का या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम आ गया, उनको छोड़ दें, या जज इफ्तिखार चौधरी का नाम आ गया, उसको मत ट्राई करें और सिर्फ मुशर्रफ के पीछे पड़े रहें, क्योंकि मुशर्रफ ने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए जो खुशहाली वो लाया था, ना ये ला सके हैं, ना इनसे पहले कोई ला सका है। राशिद कुरैशी साहब, आज बीबीसी पर उन्होंने ये कहा है कि अब वो सारा मामला जो है आर्मी चीफ पर छोड़ते हैं कि वो इस पर क्या करते हैं, क्या स्टेप लेते हैं। तो क्या आखिरी उम्मीद है राहिल शरीफ? नहीं, मैंने उनका ये बीबीसी का इंटरव्यू तो नहीं सुना है, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर कोई बात हो रही है तो मैं उस पर कमेंट नहीं करता, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी ज़रूर देखती है कि उसका चीफ, जिसने 46 साल इस मुल्क की खिदमत की अपनी जान हथेली पे रख के, जिसने 7-8 साल जिसमें वो चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट पाकिस्तान के रहे, इतनी खुशहाली लाए मुल्क के लिए कि पहले कभी नहीं आई थी, और उनके जाने के बाद 5 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया और होता चला जा रहा है। वो ये ज़रूर देखते हैं कि हम अपनी जान देने को तैयार हैं और दे रहे हैं, टांगे भी कट रही हैं, बाजू कट रहे हैं, जाने जा रही हैं, वेदर सियाचिन में या ट्राइबल एरियाज में, और ये उस शख्स को गद्दार कह रहे हैं। लेकिन क्या परवेज मुशर्रफ साहब के अब ये जो बयानात आना शुरू हुए हैं फौज के हवाले से, क्या ये फौज के लिए पैगाम नहीं है कि फौज उनके लिए कुछ करे? वो परेशान है। नहीं, पैगाम उन्होंने देना होता तो बहुत और तरीके हैं पैगाम पहुंचाने की। ये कोई इस तरह का पैगाम वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनसे सवाल पूछा जाता है, वो जवाब उसका ज़रूर देते हैं। और मेरा ख्याल है हुकूमत और कियानी साहब इसीलिए घबराते थे कि वो ये चाहते थे वो ना आए पाकिस्तान, क्योंकि उनको फिक्र थी कि उनकी जो असलियत है वो भी खुल के सामने आ जाएगी। यानी जनरल कियानी से मायूसी हुई परवेज मुशर्रफ साहब को, क्यों? पता नहीं उनको हुई कि नहीं, फौज को जरूर हुई है। लेकिन उन्होंने तो शुजा पाशा साहब ने लाख बना किया कि आप यहां ना आए, अब हालात बदल चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी परवेज मुशर्रफ साहब ने। उनका अब क्या कसूर है? देखिए, ये कहना कि आप यहां ना आए किस वजह से? क्या ये उसका मुल्क नहीं है? क्या उसने इस मुल्क की खिदमत नहीं की? क्या वो 7-8 साल जो परवेज मुशर्रफ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स रहे, पाकिस्तान की खुशहाली नहीं आई? उसको आप कह रहे हैं कि मुल्क में ना आए? और जो इस मुल्क को लूटते हैं, जो अवाम का मायूस थी, वो तो सबसे ज्यादा अरसा उन्होंने इक़्तिदार में गुजारा है, यानी वो चीफ रहे हैं, तो उनके जाते क्या फौज की सोच बदल जाएगी? पहले जनरल कियानी को फॉलो करते रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। फौज एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, वो ऐसी अभी तक कम अज कम ऐसा एक्शन या बगावत नहीं करती। इसलिए जो भी चीफ होता है उसकी बात वो मानते हैं, और आई एम श्योर अभी के चीफ की भी बात वो मानेंगे, मगर जो उनकी लॉयल्टी और जो उनको नजर आ रहा है, क्या हुकूमत ने सोच समझ के फैसला नहीं किया होगा गद्दारी का मुकदमा चलाने का? क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब खुद कहते हैं उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये मुकदमा चलेगा, लेकिन अब जब फैसला हुआ है, हुकूमत ने किया है, सोच समझ कर किया होगा, या उन्हें फौज की सोच के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता और ऐसे ही उन्होंने फैसला कर दिया? जी, सोच समझ के तो बहुत किया है। उन्होंने यही सोच समझ के कहा है कि जी बाकी 99 में जो हुआ उसकी बात ना करो, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी जो चीफ जस्टिस था वो फंस जाएगा, जजेस फंस जाएंगे, उनके मिनिस्टर जो उनके साथ बैठे हुए हैं नून के साथ वो भी फंस जाएंगे। इससे पुरानी बात भी ना करो, क्योंकि नवाज शरीफ ज़ियाउल हक के साथ थे, वो फंस जाएंगे। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान के साथ थे, वो भी फंस जाएंगे। बड़ा सोच समझ के फैसला किया है, और जुडिशरी को देख के कि ये पार्शल है। आखिरी सवाल, ये मेरे पास वक्त खत्म हो गया, शायद नहीं मैं माजरत चाहता हूं, आपको क्या लगता है फौज किस हद तक जा सकती है परवेज मुशर्रफ को बचाने के लिए?
जो बात आप हिंट कर रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक जो इंशाल्लाह कल से जो आप रिटायर्ड ऑफिसर्स की बातें सुन लेंगे और उससे पता पूरे मुल्क को पता चल जाएगा, यहाँ भी, कराची में भी, लाहौर में भी, हर जगह कि फौज क्या सोच रही है। सही, बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी साहब। करीबी साथी परवेज मुशर्रफ सदर के हमारे साथ थे और उनका कहना है कि फौज में नाराजगी है। कल एक इजलास हो रहा है पुराने रिटायर्ड फौजियों का और उसमें बात वाज़ेह होगी कि कितने ज़्यादा फौजी इस वक्त परवेज मुशर्रफ के साथ हैं और जनरल कियानी से मायूसी हुई है। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। बल्दियाती मार कार्रवाई में एक नया मोड़ आ गया। सिंध हाईकोर्ट ने बल्दियाती कानून में तरमीम को गैर आईनी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का जोम अक्सरियत बेआबरू और एमक्यूएम के सारे हौसले पलट आए। सिंध हाईकोर्ट ने सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती कानून में की जाने वाली तरामीम और कराची की नई हल्का बंदियों को गैर आईनी करार दे दिया। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तरमीम के मुताबिक 9 अफराद का पैनल बनाकर इंतखाब में हिस्सा लिया जा सकेगा, जिससे एक शख्स की इनफरादी हैसियत मुतासिर होगी जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है और बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। अदालती फैसले के बाद सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में की गई हल्का बंदियां भी गैर कानूनी करार दे दी गई, यानी अब बल्दियाती इलेक्शन 2001 की हल्का बंदियों के तहत होंगे। एमक्यूएम ने अदालती फैसले को तारीखी करार दिया है। पीपल्स पार्टी ही है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया ना, इस तरह की अमेंडमेंट्स हम तो चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात। सिर्फ एमक्यूएम ही नहीं, जमात इस्लामी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत 10 जमातों ने बल्दियाती कानून में तरामीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। पीपल्स पार्टी अदालती फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। सो गालिब इम्कान यही है कि बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल एक बार फिर मौखर होगा। हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी पहले ही सिंध में मार्च में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की ख्वाहिशमंद थी, मगर सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी की तारीख पर मुसिर थी। सो कहा यह जा रहा है कि बल्दियाती एक्ट में तरामीम वाला यह खेल सिंध हुकूमत ने इसीलिए खेला कि पैनल के जरिए इलेक्शन लड़ने को हाई कोर्ट का लदम करार देगी और फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही मन चाही तारीख मिल जाएगी। इस इल्जाम में कितनी हकीकत है? बल्दियाती इंतखाबात का मुअम्मा आखिर हल होने में क्यों नहीं आ रहा? इसी पर बात होगी। आते हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब मजहर अब्बास। मजहर अब्बास साहब, क्या एमक्यूएम के बुरे दिन खत्म हो गए इस फैसले के बाद? देखिए, असल में उसामा, कराची का मसला ये है कि कराची में ये जो भी बल्दियाती, जिनको हम बल्दियाती इंतखाबात कहते हैं या सिटी गवर्नमेंट कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे इस 30% कराची के इख्तियारात होते हैं। ये बाकी 70% तो कैंटोनमेंट के पास चला जाता है या डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के पास चला जाता है। तो जितनी भी सियासी जमातें हैं जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जिन्होंने पिटीशन भी की है इस तरमीम को ख़त्म करवाने के लिए भी, वो भी बुनियादी तौर पे इस चीज़ की बात नहीं करती कि पूरे कराची में बल्दियाती, पूरा कराची है उसका एक मेयर होना चाहिए, कैंटोनमेंट्स ख़त्म होने चाहिए, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सिर्फ ये 30% की लड़ाई है और ये भी कई अरब रुपए की लड़ाई है, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि ये कांटों की सेज नहीं है, ये फूलों का हार है जिसको हर आदमी पहन के चला जाता है इसमें। और यही बदकिस्मती रही है कि ये जो लड़ाई इस वक्त है, इस वक्त बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती रही है कि जितनी हुकूमतें पीपल्स पार्टी की आई हैं उनमें बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। 2 हुकूमतें ऐसी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, जिनका टेन्योर ही बहुत कम था, उसको वो एक्सक्यूज़ मान लिया जाता है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तकरीबन 4 साल हुकूमत की और खुद जल्दी इंतखाबात कराए, और दूसरे सदर आसिफ अली जरदारी 5 साल हुकूमत में रहे और एमक्यूएम उसका हिस्सा रही। उन 5 सालों में ये सारे मसले रिजॉल्व होने चाहिए थे, नहीं हुए। इसके ज़िम्मेदार दोनों हैं और उस वक्त तक बल्दियाती इंतखाबात हो जाने चाहिए थे। हत्ता तो ये है कि पॉपुलेशन सेंसस ही नहीं हुआ है, आपको ये पता ही नहीं है कि कराची की असल आबादी कितनी है। हम बुनियादी इशूज़ को डिट्रैक कर लेते हैं और हम बहुत ही छोटे छोटे इशूज़ पे चले जाते हैं, जैसे डिलिमिटेशन हो गई, तरामीम हो गई। सारी अगर ये पैसे की जंग है तो होगा क्या? एक दफा फिर इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे, 2 दफा कागजात नामजदगी लाखों लोगों ने जमा कराया, करोड़ों रुपया उनका लग गया, वो सब फिर जाया होगा। ये पीपल्स पार्टी ही चाहती थी कि ये इलेक्शंस डिले हो जाएं। आप ये देखें कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, पंजाब में देखें मुस्लिम लीग नून यही कर रही है, वो भी यही एक्सक्यूज़ बना के जो है इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं।
PTI खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा था हम 3 माह में इंतखाबात करा देंगे। वहाँ भी वो नए सिस्टम, कौन सा नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं, उसके तहत इंतखाबात कराएंगे, वो भी हम देख लेंगे। तो बलूचिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन यहाँ लगता ये है कि पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर जो है वो कोशिश यही कर रही है कि बलदियाती इंतखाबात मार्च में उन्होंने ये पोजीशन ली हुई है। हद ये है कि इलेक्शन कमीशन भी शायद बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रख रहा। इलेक्शन कमीशन के भी मुतज़ाद बयानात आए हैं और वो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम कह रहे हैं, वरना हम भी यही चाहते हैं कि बलदियाती इंतखाबात जो है हम जनवरी में नहीं करा सकते, मार्च में ले जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या अमल करवा सकी अपने हुक्म पर? उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 18 जनवरी को हो। शजील मेमन साफ कह रहे हैं कि अब 18 जनवरी को तो नहीं हो सकते, तो ये डिले ही होंगे और ये हल्का बंदियों का मामला कहाँ जाके ठहरेगा, कुछ समझ नहीं आती। देखिए, ये इस बदकिस्मत सूबा है ये, इसमें अब मुझे आइंदा कभी सेंसस भी होता नज़र नहीं आ रहा। इतनी ज़्यादा खलीज हो गई है, इसमें सेंसस भी होता नज़र नहीं आ रहा मुझे, और इसमें बल्दियाती इंतखाबात में बड़े मसले मसाइल आगे नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से ये यूनियंस कमेटी और यूनियंस काउंसिल्स के जो इश्यूज़ खड़े हुए हैं, ये आसान नहीं लग रहा। डीलिमिटेशन भी आसान नहीं लग रहा, हल्का बंदियों पे भी हो गया। मेरा ख्याल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये पोजीशन ले ले कि आप कराएं कम वोट में 18 जनवरी को, उसके बाद जो भी इश्यूज़ हों वो सॉर्ट आउट करें। वाहिद हल ये कि इंतखाबात होने चाहिए, फौरी तौर पे इंतखाबात होने चाहिए। इसमें जितनी ताख़ीर होगी उसमें कराची के अवाम का नुकसान होगा। ये बताइए, आज मुझे कह रहे थे कि हम तमाम बड़े शहरों में मेयर जो हैं वो MQM के होंगे, लेकिन जो इनके ऐसे मेयर थे जिन्होंने कराची को बदला, जिनके ऊपर ही वो बेस कर रहे थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या होगा आने वाले दिनों में? क्या MQM बाकी एक दफा फिर स्वीप करेगी? देखिए, स्वीपिंग पोजीशन तो मैं नहीं कह सकता कि स्वीप करेगी, लेकिन अगर जिस पोजीशन पे पिछले इंतखाबात हुए थे, अगर उसी हल्का बंदियों पे इंतखाबात होते हैं तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि MQM जो है एक मरतबा फिर उनका मेयर मुंतखब हो जाए। इस चीज़ का खासा इम्कान है। हालांकि PTI और जमात इस्लामी मिलकर इंतखाबात लड़ेंगी। 3 बड़ी जमातें कराची में रही हैं, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और 2 मरतबा MQM का मेयर रहा है और 2 मरतबा जमात इस्लामी का रहा है। पीपल्स पार्टी का 79 में बनते बनते मेयर रह गया था। अगर 2 काउंसलर अगवा नहीं होते तो शायद कराची का 79 में मेयर पीपल्स पार्टी का होता। उस वक्त अवाम दोस्त के तौर पे वो लड़ रहे थे, और पहली मरतबा जमाती बुनियादों पे इंतखाबात हो रहे हैं। इसलिए ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा MQM के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी, जमात इस्लामी के लिए भी, कि उनका मेयर मुंतखब हो के आए। इम्कान इसी चीज़ का है कि अगर पुरानी हल्का बंदियों पे होंगे तो शायद MQM जो है एक मरतबा फिर अपना मेयर मुंतखब कराने में कामयाब हो जाए। नजर अब्बास साहब, सीनियर तज्जियाकार, फिर अपना मेयर ला सकती है अगर 2001 के मुताबिक ही इलेक्शन की हल्का बंदियों पर, और बड़े इतिहाद बन सकते हैं। फौरी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन लगता है कि एक दफा फिर मुलतवी होने जा रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात सिंध में। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। सादा लोह दरवेश सिर्फ और कनात पसंद सदर मुमलकत की फोटो कौम को 15 लाख रुपए में पड़ गई। अमेरिका के तमाम यानी 16 के 16 हसास इदारों ने एक मुश्तरका रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि 2017 तक अफगानिस्तान पर दोबारा तालिबान का कब्जा हो जाएगा। ये रिपोर्ट इन दिनों ओबामा इंतजामिया के अंदर पूरी शिद्दत के साथ ज़ेर बहस है और नक्शे खींचे जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के हालात क्या होंगे। इस रिपोर्ट, जिसे नेशनल इंटेलिजेंस असेसमेंट का नाम दिया गया है, में अमेरिका के 16 हसास इदारों ने कहा है कि कर्ज़ई हुकूमत कमजोर है और दिन ब दिन कमजोर होती चली जाएगी। अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता रहा है कि दिन के वक्त अफगान शहरों की सड़कों पर कर्ज़ई की, जबकि रात को पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत होती है। ये रिपोर्ट इस माकूले को दुरुस्त करार दे रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी मुआहदा न किया गया और इत्तेहादी फौज को गैर मुअय्यना मुद्दत तक अफगानिस्तान में रहने की इजाजत ना दी गई तो आने वाले दिन भयानक होंगे। थोड़े से फौजियों के साथ अफगानिस्तान में हासिल किए गए मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकेगा। ये रिपोर्ट दरअसल अमेरिकी कानून साजों और पॉलिसी साजों के लिए मुरतब की गई है। इत्तेहादी फौज 2014 यानी अगले बरस से अफगानिस्तान से निकलने वाली है और अमेरिकी हुकूमत यहाँ से फातह का तासुर देकर निकलना चाहती है। मुमकिन है कि इब्तदाई तौर पर यह तासुर या भरम कायम रहे, लेकिन यह भरम जब भी टूटेगा तो एक खौफनाक घन गरज होगी। रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से 3
बातें कही गई हैं, एक बात आपसे कल शेयर करेंगे, जबकि दूसरी बात पाकिस्तान में आने वाले दिनों में लश्कर तैयबा के असर रसूख से मुतालिक है जो अफगानिस्तान तक फैलेगा। एक और इंकशाफ पाकिस्तान की ख्वाहिश से मुतालिक है कि अफगानिस्तान के अगले सेटअप यानी इत्तेहादियों के इनखला के बाद पाकिस्तान अपना किरदार देखना चाहता है, क्योंकि यह खदशा अपनी जगह मौजूद है कि अमेरिका के निकलते ही तालिबान 1992-96 की तरह आपस में लड़ पड़ेंगे और यह खाना जंगी की हिद्दत पाकिस्तान तक जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिल वक्त अफगानिस्तान में जैसा तैसा भी अमन है, वो अमन भी मकामी जंगजू सरदारों से डॉलरों के एवज खरीदा हुआ है। सवाल यह है कि क्या इत्तेहादी फौज अफगानिस्तान में अपने आने के मकासद पा सकी और इत्तेहादी फौज अपने इनखला के बाद अमन के लिए कुछ कर पाएंगी या खाना जंगी ही इस खित्ते का मुकद्दर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार साबिक सफीर रुस्तम शाह मोमिन, जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से फराइज अंजाम दे चुके हैं। रुस्तम शाह मोमिन साहब, क्या तमाम कोशिशें इत्तेहादी फौज की अमरीका की अफगानिस्तान में नाकाम हो गई? देखिए, शुरू से अमेरिका की पॉलिसी ये रही है कि उन्होंने जो ढांचा बनाया है, जो इमारत तामीर की है, उसमें सबको समझाया जाए। जो लोग वहाँ पे इस वक्त रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जो मुदाफ़त कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उनको भी इसी नक्शे के अंदर समझाया जाए। ये उनकी बुनियादी स्ट्रेटजी थी जो किसी हालत में भी कामयाब नहीं हो सकती थी। वो ये समझते थे कि हमने जो इदारे क्रिएट किए हैं, जो हमने पार्लियामेंट क्रिएट की है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया है अफगानिस्तान में, बाकी सब लोग उसको तस्लीम कर लें, उसके सामने सर तस्लीम सब हो जाए, उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान हमारा दस्तनगर रहेगा, पॉलिटिकली और इकनॉमिकली हमारा यहाँ पे बड़ा इन्फ्लुएंस और क्लाउड रहेगा। और जो सेंट्रल एशिया के हवाले से अफगानिस्तान का किरदार है वो हम डिटरमिन करेंगे। जो चाइना का जो कंटेनमेंट पॉलिसी है अमेरिका की, उसमें भी अफगानिस्तान का जो किरदार होगा वो हम डिटरमिन करेंगे। ईरान पर दबाव भी हम डालेंगे और जो वहाँ पे जो हुकूमत बनेगी वो हमारी मर्जी से बनेगी, हमारी मर्जी से वो जाएगी। तो ये उनका नक्शा था, ये उनकी स्ट्रेटजी थी। ये एक बहुत नामुमकिनात में से थी ये बात, क्योंकि जो हुकूमत बैसाखियों पे डिपेंड करती हो, जो एक्सटर्नल प्रॉप्स पे डिपेंड करती हो, वो तो 5 साल जारी रह सकती है, 10 साल जारी रह सकती है, लेकिन ज़्यादा उसका रहना बहुत मुश्किल इसलिए है कि आप देखें कि सिर्फ $4.5 बिलियन वहाँ पे फौज का खर्चा है। तो ये फौज का खर्चा $4.5 बिलियन कौन देगा? फिर आप ये देखें कि वहाँ पे 65% एरिया इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है, रात को ये रकबा 70% बढ़ जाता है। फिर आप ये भी देखें कि सिर्फ पिछले साल 2012 में 11,000 इंसर्जेंट अटैक्स हुए, 11,000 एक साल के अंदर इंसर्जेंट अटैक्स हुए। इसका मतलब ये है कि तकरीबन रोजाना 250 से लेकर 300 इंसर्जेंट अटैक्स इस वक्त हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। फिर आप ये भी देखें कि वहाँ जो ओपियम का वो है, इस वक्त जो है वहाँ पे 6,000 टन से तजावज़ कर गई है वहाँ ओपियम की जो प्रोडक्शन है, और वहाँ 10 लाख से ज़्यादा अफगान लोग जो हैं वो हेरोइन इस्तेमाल करने लगे हैं, जिनमें 1,20,000 औरतें भी शामिल हैं। तो अफगानिस्तान जहाँ पे 40% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये मैंने आपको चंद इंडिकेटर दिए, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैंने आपको दिए, इससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो अफगानिस्तान को किस हालत में छोड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस के तमाम इदारे जो रिपोर्ट दे रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान का क्या बनेगा आने वाले दिनों में? पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा। जैसे तालिबान पिछले 5 साल उन्होंने हुकूमत की थी, उस वक्त भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बना था। बैरूनी दुनिया से वो ताल्लुकात भी रखेंगे, उन्होंने सबक भी सीखे हैं। जो उनकी हार्ड लाइन पॉलिसीज हैं उनमें वो मॉडरेशन लाएंगे। जो एक्सट्रीमिज्म का उनमें अनसर था वो अब नहीं होगा। जो भी एक इनकलाबी तहरीक शुरू में वो आ जाती है इक़्तिदार में, तो उनके नज़रियात और उनके काम जो हैं वो इनकलाबी होते हैं। बाद में जब वो दुनिया से इंटरेक्ट करने लगते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनका इंटरेक्शन होने लगता है, जिसमें पाकिस्तान को उनकी मदद करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने पिछली मरतबा मदद नहीं की। पाकिस्तान ने ये समझा कि हमारी ऊपर डिपेंड करते रहें। पाकिस्तान को ये चाहिए था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनको मुतारिफ कराते, उनको जो है मदद करते, और ये जो बाज़ उनकी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ हैं उनको रोकने की कोशिश करते। मैं समझता हूँ कि अब वो चीज़ नहीं होगी। अब अफगानिस्तान में सिर्फ एक्सक्लूसिवली तालिबान की हुकूमत कायम नहीं हो सकती, वो उसमें तुर्कमन भी होंगे, ताजिक भी होंगे, उज़्बक भी होंगे, हज़ारा भी होंगे, सबको नुमाइंदगी भी दी जाएगी, सबका हक भी होगा। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी हुकूक तस्लीम किए जाएंगे। औरतों की जो तालीम की जो वो हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं, औरतों को तालीम की अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की जाएंगी। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ख़तरनाक रास्ता वो इख्तियार करेंगे।
लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत तो करजई से दोस्ती बढ़ाने का सोच रही थी। देखिए अफगानिस्तान के जो इदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पार्लियामेंट, ये मुकद्दस है, मुकद्दम है, लेकिन अफगानिस्तान की यूनिटी उससे ज्यादा मुकद्दम है। अगर हमें ये फैसला करना हुआ कि अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को माना जाए, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम किया जाए, या अफगानिस्तान की यूनिटी और इंटेग्रिटी को मुकद्दम रखा जाए, तो हम अफगानिस्तान की यूनिटी और इंटेग्रिटी को मुकद्दम रखेंगे। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करे, किसी एक ग्रोह में, किसी एक हुकूमत में, किसी एक पार्टी में, किसी एक तंजीम में इन्वेस्ट न करे, जो कि पहली पाकिस्तान की बड़ी गलतियां हुआ करती थी। पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत हो, जिनको अवाम पसंद करते हों, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए, उस हुकूमत का पाकिस्तान को चाहिए कि उस हुकूमत का साथ दे। आखिर में उनसे ये बताएं, अफगानी अवाम किधर होंगे, किसका साथ देंगे? देखिए, अफगानिस्तान के अवाम अमन चाहते हैं, क्योंकि वो पिछले 30 साल से मुल्क जो है वो जंग की सूरत हाल में है। वहाँ पे बड़ी तबाही हुई है। जब से अमेरिका आया है, वहाँ पे कोई 1.5 लाख लोग मारे गए हैं। जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि वहाँ पे इस वक्त 65% इलाके पे उनका कंट्रोल है, तो लोग अब अमन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि लोग अमन चाहते हैं और अफगान जो है उसी का साथ देंगे जो उन्हें अमन दे सकेगा। और आप भी समझते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद अरसर रसूख बढ़ने जा रहा है। बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब आपका। हमारे सदर ममलकत जनाब ममनून हुसैन भी पक्के सियासतदान बन गए हैं। कल सैफमा कॉन्फ्रेंस के आखिरी इजलास से खिताब करते हुए फरमा रहे थे कि हुकूमत कशकोल तोड़ने की पोजीशन में नहीं, अवाम को सब्र करना होगा। ये हेडलाइन भी आप देख सकते हैं जो अखबारात की जीनत बनी है। अखबारात में ये हेडलाइन तो लगाई गई है, मगर जिन लोगों को उन्होंने सब्र की तलकीन की थी वो उस वक्त खून के घूंट पीकर रह गए जब मीडिया पर यह खबर चली कि जनाब सदर की अपनी फोटो अवाम को 15 लाख रुपए में पड़ गई। इसे कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। 12 लाख में सदर मुल्क की फोटो पड़ी है। इस गरीब आवाम को देखें आगे क्या क्या खर्चे होते हैं सदर पर। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।